अच्छा बच्चे, आज जो हम स्टडी करेंगे वो है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, उसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम अगर है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, तो आप स्टडी करेंगे, आप काम करेंगे। सही है। तो अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तब जाके रिसर्च की जाती है। ठीक है। तो उन चीज़ों को जो है सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सर्च की जाती है सेकेंडरी डेटा के थ्रू, सेकेंडरी लिटरेचर के थ्रू उन चीज़ों को सर्च करके बाद में उस पे काम किया जाता है। ठीक है, काम करने के लिए आप क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ रिपोर्टेड होती है, आप देखते हैं इसमें कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप रिसर्च को जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है। तो डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम का जो डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम यही है कि सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम इन जर्नल रेफर्स टू सम डिफिकल्टी विच अ रिसर्च एक्सपीरियंस in the context of either theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same। ठीक है। तो रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं, सबसे पहले जो है आपको रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स किस चीज़ की होती हैं? जब आप रिसर्च का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इन जर्नल यानी कि रिसर्चर जो एक्सपीरियंस रिसर्चर होते हैं, तो वो तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वो चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो। जस्ट लाइक थ्योरेटिकल में क्या इश्यूज आते हैं, थ्योरेटिकल में सबसे ज़्यादा ये इश्यूज आते हैं कि अगर आपकी नेटिव इंग्लिश नहीं है तो ग्रामेटिकली बहुत सारे इश्यूज आते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज के इश्यूज होते हैं। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर नहीं लिख सकते थीसिस। थीसिस हो या जर्नल का रिसर्च पेपर हो, उसको लिखने के लिए आपको जो है टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल जो है चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एरर्स के इश्यूज आते हैं, रेफरेंसेस के इश्यूज आते हैं। ठीक है, डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इसके इश्यूज आते हैं, डेटा को किस तरह एनालिसिस करना है। तो ये भी जो है इसके अंदर थ्योरेटिकल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। और इसके अलावा अगर ग्राफ्स हैं, तो कौन सी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करनी है, एनालिसिस करना है तो कौन सा करना है, आया कोरिलेशन करना है, रिग्रेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ज़्यादातर डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स का जो है होता है, हैंडलिंग का इशू होता है। ठीक है, प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हो पाती जो है डिवाइसेस। तो ये सबसे ज़्यादा इश्यूज इसके अंदर जो है आते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर, या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, या जो है मुल्की हालात की वजह से। जस्ट लाइक आपने कोई ट्रायल लगाया जिसमें आपको 5 दिन लगातार रीडिंग्स जो है आपको अपडेट करनी है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई या क्लाइमेटिक सिचुएशन ऐसी हो गई कि हैवी रेनफॉल हो जाता है या कोई और इशू आ जाता है, तो वो जो है आपका पूरा जो प्लान होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या एक्यूरेसी नहीं आती रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी फेल होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इश्यूज आते रहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को। उनको जो है किस तरह किया जाए, टेक ओवर किस तरह किया जाए, या उनको जो हैंडल किस तरह किया जाए, तो उसके डिफरेंट पर्पस होते हैं और डिफरेंट जो है उनकी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। The research problem undertaken for study must be carefully selected. Help may be taken from a research guide in this connection। ठीक है। अब जब ये रिसर्च प्रॉब्लम आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है, या तो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, या अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट किया जाता है। क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस होता है, जो आपके सीनियर्स हैं, रिसर्चर हैं, या वो लास्ट स्टेज में हैं, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपका सुपरवाइजर है, कंसल्ट है, डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी के अंदर, या कोई टेक्निकल स्टाफ है, तो उससे भी जो है वो कंसल्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, फॉलोइंग पार्ट्स में बी ऑब्जर्व्ड बाय अ रिसर्चर इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम और अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। ये कुछ नीचे जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ठीक है। इसके अंदर जो ये बताया गया, ये कुछ ऐसी पॉइंट्स होती है जो रिसर्च को सिलेक्ट करने में, या रिसर्चर को जो है प्रॉब्लम के अंदर जो है उसको हल करने के लिए जो है इश्यूज आते हैं। सब्जेक्ट विच इज अवर डन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन फॉर इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू थ्रो एनी न्यू लाइट इन सच अ केस। अच्छा, जस्ट लाइक सब्जेक्ट का मकसद यहाँ पे होता है, कोई इस तरह का टाइटल आपने जो है डन किया है, टाइटल आपने सिलेक्ट किया है जो कि नॉर्मली चूज नहीं किया जाता, या बिल्कुल नया है, न्यू स्टडी है, तो और डिफिकल्ट टास्क भी है। तो आप क्या करेंगे, इस जो है न्यू अगर स्टडी है, तो आपको सेकेंडरी डेटा भी नहीं मिलेगा, आप लिटरेचर रिव्यू भी नहीं कर सकते। ठीक है, कर भी सकते हैं तो उनसे रिलेटेड चीज़ें तो आएंगी, लेकिन एक्यूरेट वो चीज़ें नहीं आ सकती, क्योंकि आपका जो है काम वो न्यूली हो रहा है। तो इस तरह जो है इस टाइप के इश्यूज में जो हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ तो फिर आपके साथ जो है डायरेक्ट सुपरवाइजर का कंसल्टेशन हो, या फिर आपको जो है एक्सपीरियंस रिसर्चर वो भी बताए। ठीक है, ज़्यादातर एक्सपीरियंस रिसर्चर भी न्यू काम में जो है इतना ज़्यादा वो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है तो वो बता देते हैं। फिर सुपरवाइजर से ही हेल्प लेनी होती है
क्योंकि बिल्कुल नया काम है, किसी को नहीं पता, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेंड एट, इफ वन वांट्स नथिंग वन कैन नॉट हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, हर स्टडी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं कि आपको करना क्या है, किस जो है स्टेज पे जाके आपको स्टडी करनी है और इस स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो बाजू का क्या होता है, स्टडी कंप्लीट हो जाती है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो प्रॉपरली ऑब्टेन नहीं हो पाते, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो 70 to 80% तक, यानी कि सबसे ज्यादा 70 to 80% तक सक्सेसफुल होते हैं। 20 to 30% तो वो हमेशा फेल्यूर ही होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है 70 to 80% सक्सेसफुल होते हैं, और जो है ना बाकी 30% जो है वो फेल्यूर होते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली जो एवरेज है वो 60 to 70% जो है वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो उसमें एरर्स रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्रॉपरली डन नहीं हो पाते, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ काम रह जाता है, ठीक है। द सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर रिसर्च शुड बी फेमिलियर एंड फिजिबल सो दैट द रिलेटेड रिसर्च मटेरियल आर सोर्सेज ऑफ रिसर्चर आर विद इन वन रीच। तो कहा जाता है कि टाइटल या प्रोजेक्ट या सब्जेक्ट इस तरह का हो कि वो इजीली फिजिबल हो, फेमिलर हो, उससे रिलेटेड काम थोड़ा बहुत हो, उसकी जो है उसका मटेरियल या सोर्स है या सेकेंडरी डेटा है वो जो है अवेलेबल हो, उस पर जो है आप स्टडी कर सकें, उसको आप देख सकें, तो ये लाजमी होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये इशू होगा कि आप जो बिल्कुल न्यू टॉपिक है तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर जाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन डेटा सर्च करना पड़ेगा, अगर इत्तेफाक से कोई चीज़ मिल जाती है तो उस पर आपका एक्सेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरह सा अच्छा होता यह है कि सुपरवाइज़र क्या करता है कि जो काम सुपरवाइज़र खुद करवा रहा होता है या खुद कर रहा होता है, ठीक है, या जिसने उसने खुद काम किया हो या उनका इंटरेस्ट जिस रिसर्च पे हो, तो वही काम करवाता है जो वो खुद कर चुका हो, ठीक है, या उससे रिलेटेड काम करवाता है ताकि उसको इन्फॉर्मेशन हो, उसको नॉलेज हो। तो न्यूली काम में जो है थोड़ा सा जो है इसके अंदर इश्यूज आते हैं। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। The importance of the subject, the qualifications in the training of the research, the cost involved, the time factors are few other criteria must be also considered in a selecting problem. होता क्या है कि जो भी सब्जेक्ट है या जो भी आपका टाइटल है उसकी जो है इम्पोर्टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, आप इतने क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो, ठीक है, कि आप रिसर्चर को भी जो है वो ट्रेनिंग करवाए, रिसर्चर भी इतनी क्वालिफिकेशन में हो कि वो बात समझ सके। अब जस्ट लाइक किसी एमएस या बीएस पे मैं किसी बच्चे को थीसिस दे दूं, प्रोजेक्ट दे दूं, लेकिन वो क्वालिफाई, यानी कि वो अगर जो काम है वो पीएचडी के लेवल का है, तो जो बीएस स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि पीएचडी का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इस तरह का काम ना दिया जाए जितनी उसकी क्वालिफिकेशन ना हो या उससे रिलेटेड ना हो, ठीक है। इसके अलावा ज़ाहिर बात है इस पे जो है फाइनेंशियली कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, टाइम फैक्टर्स भी जो हैं वो भी इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। जस्ट लाइक आपको प्रोजेक्ट 2 साल या 3 साल का दिया गया है, तो आपको वो टाइम जो है आपके ज़हन में रख के आपको काम करना होता है, और कॉस्ट जो है वो भी आपको ज़हन में रख के काम करना होता है कि आपको कितनी कॉस्ट मिली है इसकी। तो ये सारे जो हैं प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हुए या जो है टाइटल सेलेक्ट करते हुए आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ज़हन में होनी चाहिए। Before the final selection of a problem is done, a researcher must ask himself the following question. अच्छा, कोई भी रिसर्चर है अगर कोई फाइनल सिलेक्शन करता है, चले सही है, ठीक है, ये मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको जो है जस्टिफिकेशन अपने अंदर होनी चाहिए कि मैं किन किन चीज़ों का सामना कर सकता हूँ, ठीक है। अ, उसके लिए जो है ना रिसर्चर को ये चीज़ें लाजमी तौर पर उसके जहन में होनी चाहिए, क्या चीज़ें, वेदर ही इज़ वेल इक्विप्ड इन टर्म ऑफ द बैकग्राउंड टू कैरी आउट द रिसर्च, यानी कि उसको ये मालूम होना चाहिए जो काम मैं करने जा रहा हूँ, वेल इक्विप्ड की टर्म यानी कि आपके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, लैब्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो काम करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इतनी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है? और जो इसका बैकग्राउंड है इस रिसर्च स्टडी का वो मैं कैरी आउट कर सकता हूँ, उस पे काम कर सकता हूँ, उसका सेकेंडरी डेटा सर्च कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उसके ज़हन में क्लियर होना चाहिए, जस्टिफ़ाई होना चाहिए। अब जस्ट लाइक एक रिसर्च डन तो कर ली लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है क्या आप कहीं और जाएँगे, या इतनी कॉस्ट नहीं है कि आप किसी और इदारे में जाके कोलैबोरेशन के साथ काम करें, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। इसके बाद वेदर द स्टडी फॉल्स विथिन द बजट ही कैन अफोर्ड। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपको फंड दिया गया है, बजट दिया गया है, ठीक है? क्या वो अफोर्ड कर सकती है इस स्टडी में?
ठीक है, आपको उस इतने अखराजात हैं, आप इस स्टडी को डन कर सकते हैं, या आपको जितना भी दिया गया है, बजट दिया गया, इसके अंदर ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती है, यानी कि प्री प्लान करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को whether the necessary cooperation can be obtained from those who must participate in research as a subject। ठीक है, क्या क्या नेसेसरी कोऑपरेशन है, किन किन लोगों से जो है वो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, किन के पास जाना पड़ेगा जो रिसर्च के अंदर आपके टाइटल के अंदर जो है वो आ जाते हैं। जस्ट लाइक आपका काम है जस्ट लाइक आपका काम टेरिडोफाइट्स में आ जाता है, यानी कि कुछ इस तरह के जो है ना क्लाइमेटिक चेंज के अंदर आ जाता है, जो आपको जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। यानी कि आपको टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे में भी जो है आपको ट्रायल लगाना है, और हाई टेम्परेचर के अंदर भी लगाना है। तो अगर लो टेम्परेचर पर ट्रायल लगाना है तो जाहिर बात है, कराची के अंदर लो टेम्परेचर तो नहीं है, आप जाएंगे, मैं नेचुरल इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, नेचुरल टेम्परेचर की, तो आप कहाँ जाएंगे, नॉर्दर्न एरिया जाएंगे, या केपी के जाएंगे, या इस्लामाबाद मरी की तरफ जाएंगे, या बलूचिस्तान में ज़ियारत की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लो होता है एज कम्पेयर टू यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ट्रेवलिंग भी करनी पड़ती है, वहाँ के लोगों से कोऑपरेट भी करना पड़ता है, किसी रिसर्च इदारे से भी कोऑपरेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए, तब जाके आप काम स्टार्ट करें। ठीक है, कितने इदारे आपको कोऑपरेट करेंगे, आप उनसे पहले कांटेक्ट करेंगे, आप बताएंगे कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस सारी चीज़ों की कंसेंट लेना पड़ता है। कंसेंट की मेन माने होते हैं, रजामंदी उनसे लेनी पड़ती है, ताकि वो आपके इस फैसले से एग्री हैं या नहीं है। इस तरह नहीं होता कि आप जो है रिसर्च प्रोजेक्ट ले लें, काम करना शुरू कर दें, और बाद में उनसे कंसेंट लें कि अब मुझे आना है, कि आप आने देंगे या नहीं देंगे। अगर वो इनकार कर देते हैं तो आपका काम रुक जाता है। आ रही है बच्चे बात समझ में सबको? ठीक है, if the field of inquiry is relatively new and does not have available a set of well developed techniques, a brief feasibility study must always be undertaken। ठीक है, तो अब जस्ट लाइक आपके पास बिल्कुल नया काम है, ठीक है, बिल्कुल नया है और कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको खुद से टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती है। आपको खुद से जो है इसके लिए एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, इसके लिए सुपरवाइजर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जस्ट लाइक एक नया काम करने जा रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी भी न्यू डेवलप करनी पड़ेगी, आपको काम भी न्यूली वे से करने पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्रीफ फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, वो उसमें आपको सारी चीज़ों को गौर करना पड़ता है, सारी चीज़ों को आपको जो है प्री प्लान करना पड़ता है कि क्या 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 प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों को फेस करना पड़ सकते हैं, लैब के अंदर वो फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाके आप उस काम को शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि न्यूली जो हो रहे होते हैं, ठीक है, और जो है उसके लिए सुपरवाइजर बड़ा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सही है बच्चे, आ रही है बात है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ओके बच्चे, गुड। अच्छा, इसके बाद है इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम properly and clearly is a crucial part of research study and must in no case accomplished hurriedly। अच्छा, इसका क्या मकसद होता है जब रिसर्च प्रॉब्लम आप डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी कि आप टाइटल को डिफाइन कर रहे होते हैं प्रॉपरली, तो उसमें जो क्रूशियल पार्ट होता है स्टडी का, वो आप जो है उसको जो है प्रॉपरली उसको जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्रूशियल पार्ट, व्हाट यू मीन बाय क्रूशियल पार्ट? क्रूशियल पार्ट का मकसद होता है कि की फाइंडिंग्स का मकसद ये होता है कि जो आपकी मेन फाइंडिंग्स है, मेन आपका जो पर्पस था, मेन मकसद था, वो अगर आपको मिल जाता है इस रिसर्च स्टडी वगैरह से, तो उसको आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। ठीक है, और उसको जो है आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं मिलता, ठीक है, तो भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों नहीं मिला, जो मैं न्यू काम करने जा रहा था वो क्यों फाल हुआ, क्यों हमें जो है ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिले। मे बी ड्यू टू जो है क्लाइमेटिक चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, या जो है और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो आपको सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं, जस्टिफाइड करनी पड़ती है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आप द टेक्निक्स, पहले से ये था, द टेक्निक्स फॉर द पर्पस इन्वॉल्व्स द अंडरटेक द फॉलोइंग स्टेप जनरली वन आफ्टर द अदर। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है टेक्निक्स के अंदर, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको पहले स्टेटमेंट करनी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन जनरल वे में आपको अपनी प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो टाइटल है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, फिर आप उसकी नेचर को समझते हैं, इस प्रॉब्लम की क्या नेचर है। बातें समझ में आ रही है? मैं आपको यहाँ पे चलें एक एग्जांपल बता देता हूँ। जस्ट लाइक आप एक बैक्टीरिया पे काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये बताएंगे वो बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, नुकसानदेह है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो जनरल वे में आप बताएंगे।
ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसकी नेचर को बताएंगे, ये अगर ये इशू या ये प्रॉब्लम काज करता है तो क्यों करता है, उसकी नेचर में ये क्यों है, या उसकी नेचर में है, या वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है, तो वो उसका नेचर ऑफ द प्रॉब्लम भी आपको जो है वो बतानी पड़ती है। उसके बाद सर्विंग द अवेलेबल लिटरेचर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आप सर्च आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अवेलेबल लिटरेचर, जो भी इसके बारे में हो, जो भी बैक्टीरिया वगैरह आपने काम कर रहे हैं उसके बारे में जितना अवेलेबल लिटरेचर है, जितनी इंफॉर्मेशन है, उसका सर्वे भी करते हैं, और वो जो है सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। जब आपके पास बहुत सारा मैटर आ जाता है, फिर क्या करते हैं, डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशंस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जब आपके पास मटेरियल आ जाता है, लिटरेचर आ जाता है, तो आप उसको गौर से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को आप फाइंड आउट करते हैं, वो अलग से उनको आप नोट करते हैं। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं, आइडिया डिस्कस करते हैं, अब मैं इस बैक्टीरिया के किन फैक्टर्स पे काम करूं। किसके साथ डिस्कस किया जाता है, सीनियर्स के साथ भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है वो सुपरवाइजर के साथ डिस्कस किया जाता है कि इस इश्यूज़ को हम किस तरह सॉल्व करें, और किस तरह इसको जो है हम हैंडल करें, और क्या क्या इसके जो है न्यू हॉरिजन्स हैं और न्यू वेज हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। तो आइडियाज़ जो डेवलप होते हैं वो असल में जो है, आप जब सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करेंगे तो वो उसमें न्यू फाइंडिंग्स और न्यू आपको वेज बताएगा। अच्छा, इसके बाद रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम्स इनटू अ वर्किंग प्रोपोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रेजिंग? रिफ्रेजिंग क्या होता है जी बच्चे? जी आप ही वो बताएंगे। जी बच्चे। सर सबक जी सर बच्चे। ये हम लोगों का जो फ्रेज होता है, मतलब कि जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं उसको हम अपनी वर्डिंग में करके यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं काम। अच्छा, ये तो ठीक है। फाल्सिफिकेशन में आ जाएगा। फाल्सिफिकेशन पढ़ाया था मैंने आपको, ये सर पढ़ाया फैब्रिकेशन, था आपने, इसमें वर्डिंग फैब्रिकेशन, चेंज करते हैं फाल्सिफिकेशन, सर। और जो है यस सर। प्लेजरिज्म, ये तो फाल्सिफिकेशन में आ जाएगा। और कोई बच्चे? गुड, आपने बताया तो सही है, ये होता तो इसी तरह रिफ्रेश किया जाता है। कोई और आइडिया किसी और बच्चे के जहन सर में? यहाँ पे जो हमने काम किया है उसको हमने रिफ्रेश कर रहे हैं, जो पुराना काम किया हुआ हो उसको, जो प्रॉब्लम उसमें हुए हुए हो गुड, उनको सही, दोबारा एनालाइज करना। सही 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 बता रही हैं बच्चे आप। कोई और? सर पैराग्राफिज्म को अवॉइड करने के लिए हम लोग आर्टिकल के जो है सेंटेंस उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, मतलब आगे पीछे करके, मतलब सेम मीनिंग हो बट वर्ड्स जो है वो सेम ना हो। अच्छा, गुड, ताकि प्लेजरिज्म से बचा जाए। यस सर। अच्छा, और कोई? अच्छा बच्चे, तो आप लोगों ने बताया तो सही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस है। चेंजेस ये हैं कि आप आइडिया खुद डेवलप करते हैं, ऊपर आप सेंटेंस पढ़ेंगे, डेवलपिंग आइडिया थ्रू डिस्कशन। ठीक है, आपने मैटर तो पढ़ लिया, आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, आपके पास नॉलेज आ गई, उसके बाद आप डिस्कस करते हैं किसके साथ, आपका जो सीनियर है या सुपरवाइजर है। जब आप डिस्कस करते हैं तो उसमें न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं। ठीक है। जब न्यू आइडिया डेवलप होते हैं, मे बी किसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड काम हो, आप क्या करते हैं, अब अपनी वर्डिंग के अंदर उस प्रॉब्लम को जो है यानी कि बयान करते हैं, उस प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं ताकि वो वर्किंग पोजीशन में आ जाए। तो उसको रिफ्रेजिंग रिसर्च प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है। अब ये नहीं है कि आप पूरा एक पेज ले लें कहीं से कॉपी कर लें, उसके बाद उसमें रिफ्रेजिंग करें, एडिटिंग करें, और उसमें जो है इम्प्लीमेंट ले आएँ और एडिशन करके इम्प्लीमेंट कर दें, तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। ठीक है। वो कब होता है, वो जस्ट लाइक आपके पास थीसिस प्लेजरिज्म के लिए चेकआउट होती है, उसके अंदर जो है आपका 20% ज़्यादा प्लेजरिज्म आ जाता है, तो आप उसके बाद उसके जो है ना रिफ्रेश करते हैं, वो अलग प्रोसेस है। ठीक है। ये जो प्रोसेस है रिफ्रेशिंग का, इसका मकसद है तो जो आपने आइडियाज़ डेवलप किए हैं डिस्कशन के थ्रू, उनके अंदर रिफ्रेशिंग करना, उनके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम को ले आना। ठीक है। मे बी वो बिल्कुल न्यूली काम हो, मे बी वो थोड़ा बहुत रिलेटेड काम हो। ठीक है। आपने स्टडी तो किया होता है, आपको पता है कि क्या क्या आइडियाज़ हैं, तो उन आइडियाज़ को रिफ्रेश करके उन आइडिया को जो है अपनी जो है टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर लेके आ जाए, क्योंकि डिस्कशन तो सिंपल वर्ड्स के अंदर होती है, लेकिन उनको रिफ्रेश करके टेक्निकल वर्ड्स के में जो है वो ले आते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उसको कहा जाता है रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सही, आप लोगों ने सही बताया, जिस हिसाब से रिफ्रेजिंग का वर्ड है उसके मायने आप लोगों ने बिल्कुल सही बताए। ठीक है, तो इस तरह रिफ्रेजिंग की जा सकती है। गुड बच्चे, सही। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रिसर्च हाइपोथेसिस। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बच्चे, रिसर्च हाइपोथेसिस भी क्या होता है कि ये भी एक जो है इसका मेन पार्ट होता है, किसका?
ये मैं पढ़ा चुका हूँ शायद आपको, या नहीं पढ़ाया? जी बच्चे, मैं पढ़ा चुका हूँ ये आपको शायद, या नहीं पढ़ाया मैंने? यस शायद सर, ये वाली आपने ये यस पढ़ा सर, ये दिया था, स्लाइड शायद देखी देखी सी लग रही है, पढ़ाया हुआ है। पढ़ा दिया था आपने। नहीं, ये पीपीटी तो वही है, लेकिन मेरे जी ख्याल में ओके नहीं सर, बच्चे, ये देखिए। नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये डिजाइन वही है। नहीं आपने नहीं पढ़ाया हमें। हाँ बच्चे, नल मैंने नहीं पढ़ाया, हाइपोथेसिस। ये उसका पार्ट ही है जो है वो रिव्यू लिटरेचर का, लेकिन इसके अंदर जो है ना रिसर्च हाइपोथेसिस इससे रिलेटेड है डिफाइनिंग प्रॉब्लम में, लेकिन ये जो है, नहीं पढ़ाया। हाँ, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? रिसर्च हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस इन मेजरेबल फॉर्म। हाइपोथेसिस किसका क्या होता है? रिसर्च हाइपोथेसिस, चलिए आप बता दें, फिर मैं आपको जो है डिटेल के साथ इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँ। जी बच्चे, रिसर्च हाइपोथेसिस मैं वैसे आपको बता चुका हूँ आई थिंक, क्या होता है रिसर्च हाइपोथेसिस? जी बच्चे, रिसर्च का तो पता है, हाइपोथेसिस क्या है? सर हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं पहले, उसकी ऑब्जर्वेशन करके जो हम सजेशन वगैरह देते हैं उसको कहते हैं ना हाइपोथेसिस। अच्छा, गुड। और कोई बच्चे? यस सर, ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि मतलब हमारी रिसर्च इस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके गुड, बेस पे हम आगे करते हैं। सही, गुड। जो आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जितना आपके पास डेटा आता है, आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस में जो भी आप रिकमेंडेशंस करते हैं, वो हाइपोथेसिस के अंदर आता है। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन इन अ मेजरेबल फॉर्म। मेजरेबल फॉर्म का मकसद ये होता है कि जो आपके अकॉर्डिंग टू हो, जो आपकी रिकमेंडेशंस हो, ठीक है, तो ये कहलाता है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस मस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस पे काम किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? नीचे लिखा भी हुआ है। इंडिपेंडेंट बिटवीन वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? जिसमें रिस्क फैक्टर्स होता है। रिस्क के क्या फैक्टर्स हैं? ठीक है, जस्ट लाइक अगर ये डिजीज है तो उसके क्या फैक्टर्स हैं, इसकी कंडीशंस है तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, अगर आउटकम आ रहे हैं तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, ये क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो आउटकम है, फैक्टर से क्या आउटकम आ रहा है, फैक्टर से क्या कंडीशंस आ रही हैं, और जो है डिजीज क्या रिस्क फैक्टर्स काज कर रहे हैं। तो ठीक है, मेन जो होता है डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो कि डिपेंड पे इंडिपेंड करता है। बात आ रही है समझ में? डिपेंडेंट क्या होता है कि वो आज़ाद होता है, किसी डिजीज के स्टडी के बारे में स्टडी की जा सकती है, किसी कंडीशन के बारे में स्टडी की जा सकती है, किसी चीज़ से जो आउटकम आता है तो उसके के बारे में स्टडी की जा सकती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो जो है डिजीज से कोई रिस्क फैक्टर है, कोई जो है फैक्टर्स, कंडीशन से जो फैक्टर्स आ रहे हैं या आउटकम से जो फैक्टर्स आ रहे हैं, उनकी स्टडी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को बच्चे? तो ये क्या होता है यस। कि ये क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन किसके दरमियान होती है? एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या वन और मोर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल के रिलेशनशिप के दरमियान में जितनी भी स्टडीज होती हैं, प्रोडिक्शंस होती हैं, एक्सप्लेनेशंस होती है, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। या इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, translate the problem statement into a precise clear prediction of expected outcomes। ठीक है, या इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हम स्टेट कर रहे होते हैं, या प्रॉब्लम को हम जो बता रहे होते हैं समराइज फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में, तो उससे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम आएगा, उसमें क्या प्रिडिक्शन की जा सकती है, तो ये भी हाइपोथेसिस होता है। यानी कि हम अपने स्टडी की बेस पे, ऑब्जर्वेशन की बेस में कोई प्रोडिक्शन करें, या उसका हम आउटकम बताएं, ये कि ये एक्सपेक्टेड आउटकम है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? हाइपोथेसिस में आ जाती हैं। जस्ट लाइक हम बजट पेश कर रहे होते हैं, बजट जो है वो आपको पता है साल के जो है जून जुलाई के अंदर पेश किया जाता है, तो हम बताते हैं नेक्स्ट ईयर तक ये हो सकता है, इसमें ये इश्यूज आ सकते हैं, हमें फायदा भी हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है। यानी कि वो क्या होती है? वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं। मे बी फिगर्स चेंज हो जाए, मे बी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली भी आ सकती है। तो हाइपोथेसिस यही होता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम हो उसको बयान करें, तो वो हाइपोथेसिस है। ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में? आगे चलते हैं। इट मस्ट बी emphasized that hypotheses are not meant to HEPA hazard guesses
but should reflect the depth of knowledge, imagination and experience of the investigator. तो ये क्या होता है कि आप ऐसे ही गेस नहीं कर लेते, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो है स्पोर्ट, सबसे ज़्यादा क्रिकेट का रुझान होता है, यहाँ पे ट्रेंड होता है। हम देख के एक अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये मैच पाकिस्तान हार जाएगा, ये पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। किस कंडीशंस पे? विकेट्स के कंडीशंस पे, या रन्स बहुत ज़्यादा बना लिए सामने वाली टीम में, तो भी हम ये कह सकते हैं, या विकेटें जल्दी गिर गई हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपीरियंस बेस पे ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में ये मुल्क नहीं जीत सकता, या इस कंडीशन में हम जीत सकते हैं। या जस्ट लाइक ओनली 10 बॉल्स रिमेनिंग है और जो है 52 रन्स चाहिए या 60 रन्स चाहिए। अब हम तो कहते हैं कि नहीं, अब इस कंडीशन में हम नहीं जीत सकते, क्योंकि एक यानी कि आपके सामने रियल फैक्ट आ जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस और डेप्थ ऑफ नॉलेज, और आप जितने दफ़ा मैच देखें उससे ये पता चलता है कि ये क्या होता है, ये हाइपोथेसिस होता है, ये आप हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन किस बेस पे होती है? नॉलेज की बेस पे होती है, एक्सपीरियंस के बेस पे होती है, ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस होता है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल और भी मैं आपको बता दूं। जस्ट लाइक एक टीचर होता है, उसको पता होता है कि क्लास के अंदर कौन सा स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, वो सबसे ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन की आंसर देगा, या वो सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करेगा। एक अंदाज़ा होता है, किस बेस पे? ऑब्जर्वेशन की बेस पे, क्योंकि वो जितना पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो जितना आउटपुट उसका नज़र आ रहा होता है, तो वो चीज़ें उस बेस पे हम हाइपोथेसिस करते हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस होता है वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है और एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? व्हाट इज रिसर्च हाइपोथेसिस? तो रिसर्च हाइपोथेसिस भी यही कहलाता है। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या क्या होता है कि जो भी सुपरवाइजर होते हैं या जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो आपको एडवांस में बता देते हैं कि हम ये एक्सपेक्टेड करते हैं, हमारा ये आउटकम आएगा। ठीक है, तो वो जो हाइपोथेसिस वो कर रहा होता है, जो स्टूडेंट, जो टीचर कर रहा होता है या सुपरवाइजर आपका कर रहा होता है, वो अपने रिसर्च के बेस में कर रहा होता है। ठीक है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस यही होता है कि आप कोई काम स्टार्ट करें और आपके जहन में आउटकम एक्सपेक्टेड हो कि ये आउटकम आना चाहिए, ये रिजल्ट्स आने चाहिए, तो वो रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाता है। सही है बच्चे? अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पता है आपको नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको जो है स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नल हाइपोथेसिस और जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैं, अच्छा, सबसे पहले आपको यहीं पे आपको करता हूँ। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नेगेटिव हाइपोथेसिस। नेगेटिव हमारे यहाँ या क्या कॉन्सेप्ट है कि हम रिजल्ट्स को कंसीड कर देते हैं, रिजल्ट्स के अंदर फाल्सिफिकेशन का काम करते हैं, रिजल्ट्स के अंदर एडिट करते हैं। अब जस्ट लाइक आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक काम शुरू किया, ठीक है, लाजमी नहीं है उसका जो है रिजल्ट्स 100% पॉजिटिव आए, कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका हाइपोथेसिस है, वो फेलियर भी जा सकता है। ठीक है, कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो आखिरी 1 मिनट के अंदर भी गोल हो जाता है, रिजल्ट ही पलट जाता है। कभी जो है अपसेट हो जाता है, बिल्कुल जो कमजोर टीम होती है वो स्ट्रांग टीम को भी डिफीट कर लेती है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, आउट ऑफ यानी कि कोई रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है, जिस जो कहा जाता है कि वो एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं था। एडिसन आप जानते हैं, सब जानते हैं एडिसन, जानते हैं एडिसन? क्या किया था एडिसन ने? सब खामोश हो गए आप लोग। एडिसन ने क्या किया था? क्लास बंद कर दूं मैं? लेक्चर बंद कर दूं? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं सुन रहा मेरी। सर बता रही हूँ। सर बल्ब इजाद किया था। हाँ, बल्ब इजाद किया था, इलेक्ट्रिक्स की बहुत सारी चीजों को किया था। वो 15 साल उसने अपने आप को बंद किया था, 15 साल अपने आप को बंद किया था। ठीक है, उसने जब न्यू डिस्कवरी कर ली, बल्ब वगैरह कर लिया, बल्ब वगैरह को इन्वेंट कर लिया, उनकी जो है डिस्कवरी आ गई, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा कि मैं 15 साल में एक तो बल्ब, सिर्फ एक बल्ब बनाया है, मुझे पता चल गया किस तरह लाइट को हम इल्यूमिनेट कर सकते हैं या डिस्पर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने 15 डिस्कवरीज और भी की हैं। ठीक है, उन चीजों को, मुझे नई चीजों को पता चला। ठीक है, तो लाजमी नहीं है इंसान पॉजिटिव रिसर्च में सीखे, नेगेटिव रिसर्च में भी बहुत ज्यादा इंसान सीख लेता है। यानी कि आपका जो अगर एक्सपेरिमेंट फेल जाता है, तो आपको बहुत सारी न्यू चीजें मिलती हैं। मे बी आपकी हैंडलिंग में मिस्टेक हो, मे बी आपके जो है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, तो आपको और भी बहुत सारी चीजों से क्या होता है कि आप
को पता चलता है। हमारे यहाँ यहाँ क्या 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 किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस को जो है वो कंसील किया जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि पॉजिटिव हाइपोथेसिस को हम जो है हाईलाइट करते हैं, अपने नल हाइपोथेसिस को हम जो है वो छुपा लेते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे होते, आप फाल्सिफिकेशन का काम करते हैं, एडिट करते हैं और रिजल्ट्स जो है अपने जो है पसंद के मुताबिक जो है वो आप ऐड करते हैं। तो रिसर्च के अंदर मैं आपको सबसे पहले पढ़ा चुका हूँ कि सबसे पहले ऑनेस्टी होना लाजमी है, ठीक है। तो पर्सन का या रिसर्चर का ऑनेस्ट होना लाजमी है, जो रिजल्ट है उसको एज इट इज उसको जो है रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अब जो है रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस वगैरह की जो है वो कुछ इसके अंदर एग्जांपल्स भी दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं आपको बता दूं बच्चे, ये जो है एक स्टडी है, KAP स्टडी, ये जो की गई है एक केस है, ठीक है। एक केस था, किसी एरिया और फैमिली मेडिसिन पे केस था जिसका टॉपिक था कम्युनिकेबल डिजीज हेपाटाइटिस। उसका गोल था टू कंट्रीब्यूट to the reduction of hepatitis in Qatar through studying public perception about the disease. Objective to assess the awareness, knowledge and attitude of the general public towards hepatitis in Qatar, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्टडी है, ये एक हाइपोथेसिस है। इसमें क्या जो है आपको बताना है, अवेयर करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस असेस करनी है, नॉलेज असेस करनी है, और जो है एंड एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स हेपाटाइटिस, और लोगों का क्या बिहेवियर है हेपाटाइटिस का। कतर की स्टडी है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या चीजें आपको चेक करनी थी कि क्या कौन सा हाइपोथेसिस आएगा, मे बी नल हाइपोथेसिस भी आ सकता है इसकी स्टडी में, और अल्टरनेट भी जो है हाइपोथेसिस आ सकता है। इसका मकसद ये है कि ये स्टडी जो की गई है, ये स्टडी ऐसी है इसमें आपके पास दोनों रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं इसको पॉजिटिव बयान करेंगे, कुछ जारी बात है नेगेटिव बयान करें, लेकिन आप क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अवेयरनेस पैदा करें, नॉलेज दें, और जो है जो लोगों के जो है इसके बारे में जो है व्यूज हैं उनका आपको पता चले, ठीक है। और गोल क्या है, मकसद क्या है, टू कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ हेपाटाइटिस इन कतर थ्रू स्टडिंग पब्लिक परसेप्शन अबाउट द डिजीज, ठीक है। आपको कंट्रीब्यूट करना है कि इसको रिड्यूस करें, पहले तो लोगों के व्यूज सुनने आपको, उसके बाद उसको रिड्यूस करें। मे बी आपको वो लोग इस तरह बिहेव ना करें, मे बी लोग आपको सेटिस्फाई ना कर सकें। तो ये एक एग्जाम्पल वन है, इसमें दोनों आ सकता है रिजल्ट्स आपके पास। जो है मे बी आप फेल्यूर जाए, लोगों में अवेयरनेस ना कर सके, बहुत सारे इसमें रिलीजियस इशू आ जाए या बहुत सारे और चीज़ों के इश्यूज आ जाएं, मे बी लोग इतने जो है एजुकेटेड ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों चीजें आ सकती हैं, ठीक है। कौन सी, नल हाइपोथेसिस भी आ सकता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद इंटरवेंशनल स्टडी, एग्जांपल 2, रिसर्च एरिया है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में है, ठीक है। अच्छा, इसमें हार्ट डिजीज है IHD, इसमें हार्ट डिजीज कहा जाता है IHD, रिसर्च टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, और गोल क्या था, गोल ये था कि टू कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंटेशन ऑफ IHD, तो IHD को किस तरह रोका जाए, किस तरह जो है वो किया जाए, ठीक है। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव्स कितने थे इसके, 2 ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग LDL ऑन द अकरेंस ऑफ MI। अच्छा, ये दोनों टर्म्स का मुझे भी नहीं पता, ये जो है हार्ट की कोई स्पेशल टर्म्स है, LDL एंड MI, ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डिस्क्राइब द साइड इफेक्ट्स ऑफ लोअरिंग LDL, यानी कि 2 इनके पास ऑब्जेक्ट थे। और रिसर्च क्वेश्चन क्या था, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक एजेंट्स ए डिक्रीज द रिस्क ऑफ MI, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, क्या ये जो है रिस्क को कम करता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अब रिसर्च हाइपोथेसिस ये पॉजिटिव भी जा सकती है, ये नेगेटिव भी जा सकती है, ठीक है। तो असल इनका मकसद क्या था कि टू प्रिवेंटेशन ऑफ IHD, तो IHD को कम करना। तो इसमें लोगों के मुख्तलिफ जो है वो बिहेव होते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। तो मेरा बहरहाल इस तरह की जो स्टडीज होती हैं जिसमें दोनों के चांसेस क्या हों, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी हो, दोनों इक्वल चांस हो, यानी कि नल हाइपोथेसिस भी हो सकता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 आपके सामने एग्जांपल्स थी, ठीक है। तो आगे आप लोगों को समझ में इसके बारे में, जी बच्चे, कोई जवाब नहीं है। रिसर्च यस हाइपोथेसिस, सर। ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई भी इस तरह की स्टडी हो जिसके अंदर नेगेटिविटी हो। नेगेटिविटी का मकसद ये होता है कि जो रिजल्ट आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो ना मिले, प्रॉपर वो रिजल्ट ना मिले। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मकसद होता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, आप अच्छा काम कर सके, ठीक है।
तो ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपने जितने ऑब्जर्वेशन किए उसके बेस पे आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने तो अवेयरनेस वगैरह दी, नॉलेज आप लोगों ने प्रोवाइड की, लेकिन इसके बेस पे क्या हुआ कि इतना काम अच्छा नहीं हुआ, या जो है लोगों ने इतना आपको इम्प्रेस नहीं किया, या लोगों ने उसका सही से बिहेव ना किया, तो ये क्या आएगा, तो ये नल हाइपोथेसिस के अंदर। तो हमेशा याद रखना कि रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर, ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है, चाहे वो एज यूजुअल फॉर्म हो। आप जस्ट लाइक एक्सपेक्टेड करते हैं हमारे जो मार्क्स हैं वो 80-85 आएंगे, मे बी एग्जाम के अंदर मे बी आपने कुछ एरर कर लिए हो, कुछ मिस्टेक्स कर ली हो, और आपके जो है मार्क्स 70s में आ जाएं। तो आपकी जो है थिंकिंग, हमेशा थिंकिंग तो अल्टरनेटिव ही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो नाकामी भी हो जाती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों आपको मैंने क्लियर करवा दिए। तो रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सही है बच्चे। और एग्जाम्पल्स ये दो हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चे। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आप लोग पूछना चाह रहे हो? नो सर। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे कहीं थोड़ा काम से भी जाना है मैडम के पास वहाँ यूनिवर्सिटी में। कोई और क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं आपको स्टडी करवाऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि मैं देख लेता हूँ एक मिनट, अगर आपको कोई और चीज़ हो वो भी मैं आपको स्टडी करवा लेता हूँ। अभी 10 मिनट, अभी 10 मिनट सही है, ठीक है। नहीं नहीं